पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो मीनिंग क्या है, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। प्लेन ऑफ मोशन जो है, अब देखो अगर मैं ये सपोज करूँ कोई ऑब्जेक्ट हमारा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने लिया है ऐसे, ये मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया वर्टिकल डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके अराउंड सर्कल बनाता है, ऐसे सर्कुलर पाथ में इसके अराउंड मूव करता है। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे मैंने सपोज किया है इसको, ये जो हमारा प्लेन है, प्लेन ऑफ रोटेशन है, तो ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। इसके प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मीनिंग ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे किस में है, वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। मैं अगर ऐसे सपोज करूं एक ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूमता है, ऐसे सर्कल के अंदर, और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ऑब्जेक्ट मूव तो इधर कर रहा है ऐसे, यानी कि पेपर के प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है कि इसके सेंटर से पास होगी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, ये सेंटर से पास होगी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। तो इसका मीनिंग क्या है, जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन किसके अलोंग आएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग डायरेक्शन आएगी। ऑब्जेक्ट मूव करता है जिस प्लेन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगी वो उस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। इसलिए ऐसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं जिसकी डायरेक्शन जिस वेक्टर की डायरेक्शन उसके प्लेन के, जिस प्लेन के अंदर वो मूव करता है उसके साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो जैसे हम बोतल, कई बार हमारे पास कोई भी बोतल होती है, उसका हम जो ढक्कन है जब उसको खोलते हैं तो उसको खोलने के लिए हम उसको रोटेट करवाते हैं, ऐसे रोटेट तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में करवाते हैं, जबकि जो उसका ढक्कन होता है वो किस में मूव करता है, वर्टिकल प्लेन में ऊपर की तरफ मूव करता है। इसलिए तो उसकी डायरेक्शन क्या आ गई वेक्टर की, जो उसके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि एक तरह से टॉर्क लगाई है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन आई है। तो इस तरह के वेक्टर्स को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स हम। नाउ वी विल डिस्कस सम फ्यू important definition of vectors, few important definitions. कुछ important definition हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ए वेक्टर, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है, 1 है, एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर। मीनिंग हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर देखो यूनिट वेक्टर किसका आएगा, किसी भी यूनिट वेक्टर का आएगा, और कितना आएगा, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी मान के चलते हैं, ठीक है, ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड कितना, यूनिट मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन किसी गिवन वेक्टर के अलोंग उसकी डायरेक्शन है, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर, मान लो ए वेक्टर गिवन है हमें, ये क्या वेक्टर है, कोई भी एनी वेक्टर, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है हम मॉडुलस से दिखाते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास हम मॉडुलस लगा देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, सिंबल लिखेंगे उस वेक्टर का और उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर
क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम किसी गिवन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, डिवाइड, तो हमारे पास ये जो टर्म आएगी इसको बोलते हैं हम क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यानी कि ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास एक तरह से डेफिनेशन भी हो गई है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए यूनिट वेक्टर ये हमें डायरेक्शन बताता है, इट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। मीनिंग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, उस यूनिट वेक्टर को बोलते हैं उसकी डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का हम। अब जैसे वेक्टर ए है, ए के लिए यूनिट वेक्टर क्या आ गया, ए कैप आ गया, तो ए कैप क्या दिखाएगा, वेक्टर ए की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपने जो है पहले भी पढ़ा होगा, 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं हम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास। ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग भी मूव कर सकता है। उसका मोशन 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करना है, वो मोशन लीनियर है तो एक कोऑर्डिनेट यूज होगा, अगर प्लेन के अंदर मोशन है तो 2 कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, अगर मोशन जो है वो स्पेस के अंदर है यानी कि 3 डायमेंशनल है तब हम 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। और कैसे मूव कर रहा है उसके लिए हम कुछ यूनिट वेक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप। स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल आई के ऊपर कैप लगा देते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये जो 3 वेक्टर्स हैं, जो आई कैप, जे कैप और के कैप हम यूज करेंगे। आई कैप का यूज करते हैं हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप का यूज करते हैं हम वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन को दिखाने के लिए, और यूनिट वेक्टर के कैप का हम यूज करेंगे जेड एक्सिस के अलोंग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये 3 वेक्टर जो हमने लिए हैं, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हमने ड्रॉ किए हैं। आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग और के कैप जो है वो हमने ड्रॉ किया है जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो डेफिनेशन क्या होगी, 3 यूनिट वेक्टर्स drawn along the 3 mutually perpendicular axes. Are known as ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। तो आई कैप, जे कैप और के कैप जो है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के, इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बाद हम पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। कर लेते हैं सबसे पहले इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर, मान लो ए और बी 2 वेक्टर हमारे पास गिवन है, ए एंड बी। एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ कर लिया ए, और दूसरा वेक्टर भी मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ बी। अगर दोनों वेक्टर की हम लेंथ क्या लेते हैं, ये जो लेंथ है ये हम इक्वल ले लेते हैं। लेंथ इक्वल होने का मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड जो ए का आया है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल है, और दोनों की डायरेक्शन भी हमने सेम दिखाई है। तो ऐसे 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और जिनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम, ऐसे 2 वेक्टर्स को बोलते हैं हम क्या, इक्वल वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स हैविंग
इक्वल मैग्नीट्यूड एंड मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। ऐसे ही हमारे पास अनइक्वल वेक्टर्स भी हो सकते हैं। अनइक्वल वेक्टर क्या होंगे, तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता कभी भी, तो अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। एक होते हैं हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कर लेते हैं हम यहीं पे। नेगेटिव वेक्टर्स, वेक्टर क्या होता है, मान लो एक वेक्टर मैंने ए ड्रॉ किया है, ए, मैंने इस वेक्टर को लेफ़्ट से राइट की तरफ ड्रॉ किया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। जबकि दूसरा वेक्टर जो है अगर मैं ड्रॉ करता हूँ बी, जिसकी लेंथ तो ए के इक्वल है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है ए का वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल। दोनों की लेंथ तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट। यहाँ पे जो थीटा था वो था 0 डिग्री, यहाँ पे ए और बी के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ऐसे वेक्टर्स जो जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इनमें से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए जो बी जो आएगा, वेक्टर बी, इसको मैं राइट करूँगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, या ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर ए इज़ नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। मैं ऐसे इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यानी कि वेक्टर जो बी है वो ए वेक्टर के साथ नेगेटिव लगाने पे आया, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन का ही फ़र्क आया दोनों में। तो ऐसे वेक्टर्स को, बी वेक्टर को बोलेंगे हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। पैरेलल वेक्टर्स, अब दो वेक्टर्स को पैरेलल बोलते हैं हम। अगर दो वेक्टर हमने ड्रॉ किया है ए और बी, चाहे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, बट अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहता है। तो ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल है तो वो इक्वल वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर जो है ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं, वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ बोथ आर मूविंग अलोंग टू पैरेलल लाइंस। ऐसी एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से हो जाएंगे, वेक्टर ए अगर इधर मूव करता है और वेक्टर बी किधर मूव करता है, अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। तो वेक्टर ए और बी दो जो है वो आपस में क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। फिर आता है परपेंडिकुलर वेक्टर। नाम से पता लग रहा है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होंगे, अगर एक वेक्टर हमारा ए और दूसरा वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री पे है, बी वेक्टर किस पे है, 90 डिग्री पे, यानी कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर को डिस्कस करते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, अब देखो नाम से पता लगता है को मीनिंग कॉमन, इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन है। मान लो दो वेक्टर हमारे पास है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या है हमारा बी। मूव दोनों अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन इनका कर सकते हैं दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, बट इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, कॉमन, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग इनिशियल पॉइंट कॉमन, वेक्टर्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग का लो या इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं हम क्या, को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कॉमन। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स,
कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर जो वर्ड आया किससे आया? कॉमन लाइन, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन के अलोंग आते हैं, मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, लेकिन एक ही लाइन के अलोंग जो दो वेक्टर लाई करते हैं, जैसे एक वेक्टर ए ये मैंने ले लिया, दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया बी, तो ये एक ही लाइन के अलोंग जो लाई करते हैं, ठीक है, या पैरेलल लाइंस के अलोंग भी ये लाई कर सकते हैं, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे ही हमारे पास एक और टर्म है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं जो उनका प्लेन सेम हो, वेक्टर्स ड्रॉन इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर जिन वेक्टर्स को हमने ड्रॉ किया है, मान लो मैं ये सिस्टम लेता हूँ एक्स वाई एंड जेड, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है या एक्स वाई प्लेन है, सॉरी ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, या ये हमारा एक्स जेड प्लेन है और ये हमारा वाई जेड प्लेन है। अगर यहाँ पे मैंने कोई दो वेक्टर्स ड्रॉ किया, वेक्टर ए और बी, और किस प्लेन के अंदर ड्रॉ किया है? एक्स और वाई पे। या मैं ये सपोज कर लूँ ये मेरा जो ये जो पेपर है ये भी तो एक प्लेन ही है, एक इसकी एक्सिस ये है और एक एक्सिस इसकी ये है, मीनिंग एक एक्सिस तो हमारी ये हो गई, वाई एक्सिस सपोज कर लेते हैं, और ये हम सपोज कर लेते हैं कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो इसके ऊपर कोई भी दो लाइन, दो वेक्टर हम कहीं भी ड्रॉ कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे? कोप्लेनर। यानी कि एक ही प्लेन के अंदर हमने जो वेक्टर ड्रॉ किए उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे ही नॉन कोप्लेनर वेक्टर भी होते हैं, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स नाम से पता लगता है जिनका कॉमन नहीं है क्या? प्लेन, जिनका प्लेन कॉमन नहीं है। मान लो एक वेक्टर मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, देखो वाई और जेड में ड्रॉ किया है सी। अब सी को अगर मैं ए से कंपेयर करूं, क्या दोनों का प्लेन सेम है? नहीं, इनका प्लेन सेम नहीं है, क्योंकि ये हमने किस में ड्रॉ किया है? वाई जेड प्लेन में ड्रॉ किया है, और जबकि ए को हमने किस में ड्रॉ किया है? एक्स वाई प्लेन में। दोनों का प्लेन अलग अलग है, इसलिए आपस में क्या होंगे? नॉन कोप्लेनर होंगे। जबकि ए और बी आपस में क्या है? कोप्लेनर। अगर मैं यहाँ एक और वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ सी, अब ये भी हमारा वाई जेड प्लेन में है, तो सी और डी ले लेता हूँ मैं इसको, डी, सी और डी आपस में क्या? कोप्लेनर। ए और बी आपस में क्या? कोप्लेनर। जबकि सी और ए आपस में क्या? नॉन कोप्लेनर। या डी और ए आपस में क्या? नॉन कोप्लेनर। या डी और बी आपस में क्या? नॉन कोप्लेनर। तो इस तरह के वेक्टर्स को बोलते हैं हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब आता है लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर भी हमारे पास है, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर को हम फिक्स्ड वेक्टर भी बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर्स। अब देखो ऐसे वेक्टर्स को हम लोकलाइज्ड मीनिंग जो फिक्स है, जिनकी एक लोकेशन है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं हम लोकलाइज्ड वेक्टर, जिनका जो इनिशियल पॉइंट है, ये जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जिसका क्या है? फिक्स। Vectors having fixed initial point, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है? फिक्स, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं हम लोकलाइज्ड वेक्टर्स। और दूसरा आता है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड, या इनको फ्री वेक्टर भी बोलते हैं हम, फ्री वेक्टर्स, मीनिंग जिनका इनिशियल पॉइंट जो है फिक्स नहीं है, जो कि मूव कर सकता है, फ्री है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो ये हमारे पास कुछ टाइप आ गया वेक्टर्स के। इसी तरह से हम दो तरह के वेक्टर और यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक तो हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या होगी, मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स वाई सिस्टम हमारे पास कोई है, एक्स वाई, और कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक्स वाई प्लेन में, और ओरिजिन से ऑब्जेक्ट मान लो पी पॉइंट पे चला जाता है।
तो पी पॉइंट पर कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज करें, अगर उस तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करें, यानी कि उसकी पोजीशन दिखाने के लिए ओरिजिन से जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इस वेक्टर को बोलते हैं हम क्या, पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो जो वेक्टर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहाँ से ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से कहाँ तक ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं, उसकी पोजीशन तक ड्रॉ करते हैं, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम क्या, पोजीशन वेक्टर। तो ओपी जो वेक्टर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ये क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर। कहाँ से ड्रॉ किया है, ओ से, यानी कि ओरिजिन से ड्रॉ किया है। तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर आर का यूज करते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर ले, यानी कि ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन थी मान लो पी, और फिर वो मूव करके कहाँ चला जाए, नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाए, क्यू पे, तो पी उसकी इनिशियल पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट जब पी से क्यू मूव कर जाए, तो एक वेक्टर हम उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ड्रॉ करते हैं, और इस वेक्टर को पी क्यू जो वेक्टर आएगा, जो इनिशियल पोजीशन से कहाँ ड्रॉ किया, फाइनल पोजीशन तक, इसको बोलते हैं हम उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या डेफिनेशन अगर करें, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मान लो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया पी पॉइंट का, और क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है R2। तो इसको हम क्या राइट करें, अब इसको राइट करने के लिए भी हम R यूज करते हैं, डेल्टा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो डेल्टा R यूज़ कर सकते हैं हम इसको, और हम इसको जो है डायरेक्शन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शन, अगर मान लो R को मैं ऐसे लिख दूँ पी से क्यू, भी ऑब्जेक्ट कहाँ मूव किया, पी से क्यू मूव किया, तो पी क्यू भी हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, उस वेक्टर को बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।